नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में चैप्टर शुरू किया था सांवले सपनों की याद, और जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। और जाबिर हुसैन जी ने ये पाठ एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी के बारे में लिखा है, जो कि एक डायरी विधा में लिखा है। डायरी विधा में लिखा गया संस्मरण है, यानी कि जैसे ही सालिम अली जी की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद उनकी याद में, यानी कि सालिम अली जी की याद में उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है, किस तरह से उन्होंने पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, वो सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। और इनमें से बहुत सारी बातें हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ ली थी, यानी कि जो सालिम अली जी हैं उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, ये सारी बातें हमने जान ली थी। आज भी हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा था सालिम अली जी के बारे में और सालिम अली जी के व्यक्तित्व के बारे में कि किस तरह से एक जो एहसास है वही मेन चीज होती है। एहसास ही सारी चीजों की जड़ है। कि जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर, जो अगर हम वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में हम देखते हैं कि आज भी जो वहाँ के छोटे छोटे पेड़ हैं वो, और विश्राम, यानी कि छोटे छोटे पेड़ों की जो छाया है जहां पर विश्राम किया था श्री कृष्ण भगवान ने, वो हमें और हमारे दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में जो उन्होंने वृंदावन में जो उन्होंने बांसुरी बजाई थी, और जिससे कि पूरा जो वृंदावन है वो संगीतमय हो गया था। तो ये सारी चीजें कब हुई हमें कोई भी क्लियर चीज नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये एहसास है। यही यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह बहुत सारे जो मिथक हैं, वो मिथकों की जो ये दुनिया है, मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमने देखा कि हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का जो माली है वो सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगेगा कि बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में बिखेर देगा और पूरे माहौल पर छा जाएगा। तो ये जो वृंदावन है, ये कभी बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो ऐसे ही मिथकों की ये दुनिया जो है, जो बहुत सारे सच और बहुत सारी झूठ इस दुनिया में है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है उनके बारे में की तलाश करने से पहले हम एक नजर डालेंगे उस कमजोर काया वाले व्यक्ति पर जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति पहुंचने तक थोड़े ही दिन बचे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया होगा और कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बनी होगी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी नहीं छीन सकी। और जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, यानी कि उनकी वो आंखों की रोशनी जो जीवन पर्यंत, जीवन भर उनकी पक्षियों की तलाश और उन पक्षियों की हिफाजत के लिए समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर जो चढ़ी हुई दूरबीन है वो शायद उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनके जैसा बर्ड वॉचर, यानी कि चिड़ियाओं को देखने वाला, पक्षियों को देखने वाला, ऐसा शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। अगर एकांत क्षण में, वैसे तो वो बर्ड वॉचर है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खोजबीन करता है, किसी चीज के बारे में रिसर्च करता है, तो अक्सर उसके पास आप दूरबीन देख सकते हैं, कैमरे देख सकते हैं। लेकिन सालिम अली जी को कई बार, अगर जब वे एकांत के क्षणों में होते हैं, तो कई बार उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली
जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली जी की आंखों में कुछ ऐसा जादू है कि जो आसमान, पूरी धरती पर फैली हुई दूर तक की जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी जो नजरें हैं उनमें कुछ ऐसा जादू था कि वो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे, जो सालिम अली है वो उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली उन कुछ लोगों में से थे जो कि प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय, कि प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसके गढ़ने में उनकी साथी उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो यहाँ पर सालिम अली जी के बारे में बताया कि सालिम अली जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी काम किया, जो कुछ भी उन्होंने ये पक्षियों के ऊपर यानी कि प्रकृति के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया, उसमें उनकी जो जीवन साथी हैं तहमीना जी, वो काफी उन्होंने उनकी हेल्प की, काफी उन्होंने उनकी मदद की। और तहमीना जी स्कूल के दिनों से ही, यानी कि जब वे स्कूल में थे उसी टाइम से वो उनकी सहपाठी थी, यानी कि उन्हें पता था कि सालिम अली जी का एक व्यक्तित्व किस तरह का है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, उन्हें जीवन में क्या चीजें उन्हें पानी है, तो सारी चीजें उन्हें शुरुआत से पता थी। इसलिए उन्होंने उनके लक्ष्य में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी और बहुत मदद उनकी की थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उस समय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, तो उस समय सालिम अली जी जो कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन यानी कि उन्होंने हमारे देश के कई जगह, कई हिस्सों की यात्रा की, विश्व के कई हिस्सों की यात्रा की, और तो उनका जो जीवन था काफी रोमांचक था, काफी उत्साह, काफी नई नई चीजें, काफी अच्छी चीजें उनके जीवन में थी। तो ऐसे बहुत ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली जी जब एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वो जब चौधरी चरण सिंह से मिले थे, तो चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब गांव की जो मिट्टी है पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वो बहुत ही ज्यादा गहन पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति थे और बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन हर चीज में करने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी बहुत ज्यादा पर्यावरण के प्रति गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने जब पर्यावरण के संभावित खतरों का वो चित्र जो सालिम अली जी ने उनके सामने रखा, तो उस चित्र ने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, आज सालिम अली भी नहीं रहे, चौधरी चरण साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? तो अब तो सालिम अली साहब भी नहीं रहे, चौधरी चरण सिंह साहब भी नहीं रहे, तो अब कौन बचा है जो सौंधी माटी पर उगी हुई फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब कौन ऐसा व्यक्ति है
जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों के बारे में बात करेगा, उनकी वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली साहब का चित्र यहाँ पर एक प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति सालिम अली जी लग रहे हैं। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा, सालिम अली साहब ने जब अपनी आत्मकथा लिखी थी तो उसका नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जो D.S. लॉरेंस थे, उनकी मौत के बाद, वो भी एक मशहूर पक्षी वैज्ञानी थे। तो D.S. तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं कहते हैं कि मुझे इस बात से मुझे याद आ गया कि जो स्पैरो, फॉल ऑफ द स्पैरो जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने जब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपनी पति के बारे में कुछ लिखे, क्योंकि उनकी पत्नी से ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता शायद, लेकिन फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जिनके साथ अपना पूरा जीवन व्यापन किया है, तो चाहती थी अगर वो, तो वो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लिख सकती थी। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। वो कहती है कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना कुछ असंभव है, कि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो यानी कि उनका पक्षी प्रेम इतना ज्यादा है कि जो उनकी स्वयं की पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस, वो कहती है कि मुझे लगता है कि लॉरेंस के बारे में मैं कुछ नहीं लिख सकती, मेरे लिए लिखना असंभव है। और मुझे ये महसूस होता है, मैंने जीवन भर जो अपने अनुभवों से देखा है, अपने अनुभवों से जो जाना है, तो ये सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, शायद मुझसे भी ज्यादा जानती है। तो उनकी पत्नी कहती है कि शायद वो मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। वो कहती है कि भले ही जो लॉरेंस जो पहले वो कहती हैं कि जो लॉरेंस है वो सचमुच बहुत ही खुले दिल के और सादे दिल के इंसान थे। मुमकिन है कि वो मेरी रगों में बसे हो, मेरी हड्डियों में समाये हो, यानी कि मैं उनसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, मेरे हर एक सांस में वो हो भले ही, लेकिन फिर भी मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों के द्वारा बयां करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में ज्यादा और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर उनकी पत्नी ने कही कि उनके बारे में जो मेरे अनुभव है उनको तो मैं शब्दों में नहीं पिरो सकती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरी छत पर बैठी वो जो गौरैया है वो उसके बारे में, यानी कि लॉरेंस के बारे में, और हम दोनों के बारे में, यानी कि हम दो पति पत्नी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी शायद रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जो जटिल व्यक्ति है, यानी कि जो थोड़े उलझे हुए इंसान है, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे, क्योंकि सालिम अली का जो व्यक्तित्व था वो हर कोई नहीं समझ पाता था। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक बचपन की
छोटी सी जो उनसे गलती हो गई थी, एक छोटी सी मिस्टेक उनसे जो हो गई थी, यानी कि उनकी जो एयर गन थी, अक्सर बच्चों के पास बचपन में बहुत सारे खिलौने होते हैं, तो कुछ इसी तरह की एक एयर गन से घायल होकर एक चिड़िया जो है, जो नीले कंठ की गौरैया थी, वो उनकी सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वो चिड़िया उनके जीवन की एक ऐसी प्रेरणा स्रोत बनी जो आज जिनके बारे में देखिए, आज एक चैप्टर पूरा लिखा जा सकता है, एक पाठ पूरा लिखा जा सकता है उनके पक्षी प्रेम के बारे में, और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी पुस्तकों में लिखी गई है, और स्वयं उन्होंने भी अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जो यहाँ पर सालेम अली जी हैं, जिंदगी में ऊंचाइयों में, जिंदगी की ऊंचाइयों में, यानी कि कई बार जब हम जिंदगी की कई बार क्या होता है कि लगता है जो इंसान आगे बढ़ जाता है तो हमें तो लगता है कि वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया है, बहुत ऊंचे स्थान पर वो पहुंच गया है, लेकिन क्या होता है कि उस ऊंचे स्थान पर लोगों के मन में अपने लिए विश्वास बनाए रखना, अपने लिए भरोसा बनाए रखना, अपने आप को वहां पर टिकाए रखना, यानी कि कठिनाइयां ऊंचे स्थान पर भी होती हैं, और जितना आप आगे बढ़ते जाओ उतना आपके पास प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आपकी उतनी बड़ी होती हैं। तो ऐसे क्षणों में भी कि जहां पर वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां हैं, तो वो फिर भी वो परेशानियां उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा सकी, और वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में, यानी कि उन्होंने प्रकृति के बारे में जितना भी जाना, जितनी भी खोज की, जितनी भी रिसर्च की, तो इसमें एक प्रकृति की दुनिया में एक छोटा सा टापू बनाने के बजाय, यानी कि अपना एक छोटा सा स्थान बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, यानी कि बहुत बड़ी खोज उन्होंने इस पर की थी। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं, पूरा पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं। जो लोग देखिए, जो लोग उनको करीब से जानते थे, जो लोग उनको पहचानते थे, जो लोग उनको समझते थे, वो लोग उनका जो ये भ्रमणशील स्वभाव था, क्योंकि रिसर्च जो होती है वो एक जगह पर स्थिर होकर नहीं हो सकती, तो उनका जो ये भ्रमणशील स्वभाव था, उनकी जो यायावरी थी, उससे परिचित होकर उन लोगों को महसूस होता है कि जैसे आज भी वो पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी कि जो पक्षियों के जो सुराग होते हैं वो वहीं कहीं उन्हें मिल जाएंगे, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो पक्षियों के उस सुराग में ही है, यानी कि पक्षियों के घोंसले खोजने में है, और ऐसा लगता है कि आप अभी वो गले में एक लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे, यानी कि जो भी उन्होंने खोज की है उन नतीजों के साथ वो लौटेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। और लेकिन जब तक वो नहीं लौटते, क्योंकि सालिम अली साहब की मृत्यु हो चुकी है, और जब तक वो नहीं लौटते तब तक उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, यानी कि जब तक वो नहीं लौटते तो तब तक उन्हें ऐसा लगे कि जब तक वो ना आए तब तक उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, कि वो कहीं गए हुए हैं। मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो ये जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है सालिम अली की मृत्यु के जस्ट बाद उनकी याद में, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एक डायरी विधा में लिखा गया संस्मरण है। तो ये संस्मरण जो सालिम अली जी के जीवन के बारे में था, ये हमने पढ़ा और उनके जीवन चरित्र को भी हमने जाना।
क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो अब हम इस पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पाठ के ही दिए गए हैं, तो हम इन अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि चैप्टर भी हमें हाथ के हाथ रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर को भी हम साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। और हम, अगर आपने अपनी कॉपी में पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हैं तो आप पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस घटना ने सालिम अली जी के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है, तो आपको जरूर ये घटना याद होगी कि कौन सी घटना उनके जीवन की ऐसी थी कि जिसने उनके जीवन की एक दशा ही बदल दी, दिशा ही बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो अभी अभी हमने इस तरह की पंक्तियां पढ़ी हैं कि एक बार उनके बचपन में जो सालिम अली हैं, उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी और इसी घटना ने सालिम अली जी के जीवन की दिशा को बदल दिया था और फिर वो उस गौरैया की देखभाल और सुरक्षा में जुट गए थे और इसी कारण उनकी जो रुचि थी वो पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई थी। यानी कि अब उन्होंने एक गौरैया का जब देखभाल की, उसकी सुरक्षा की, तो इसके बाद उनका पक्षियों के प्रति जो लगाव है, पक्षियों के प्रति जो प्रेम है, वो धीरे धीरे बढ़ गया था। तो इस तरह से उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने उनके पूरे जीवन की दिशा को बदल दिया था। तो ये हमारा प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान था, इजी था। आप लोग इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने, पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? श्री चौधरी चरण जी थे। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? ऐसे कौन से चित्र उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों के बारे में खींचे कि उनकी आंखें नम हो गई? तो सालिम अली जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके सामने रेगिस्तानी जो गर्म हवाएं हैं उनके झोंकों के प्रभावों का उल्लेख किया था और इसके प्रभाव से प्रभावित होने वाली केरल की जो साइलेंट वैली है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इन गर्म हवाओं से केरल की जो साइलेंट वैली है उसको अगर नहीं बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, तो प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम, प्रकृति की ऐसी चिंता देखकर उनकी स्वयं की आंखें भी नम हो गई थी। बहुत ही इजी प्रश्न था। अगर वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ज्यादा आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपका चैप्टर से बाहर का यहाँ पर नहीं दिया गया है। नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो ऐसा क्यों कहा लॉरेंस की पत्नी ने कि जो मेरे पति हैं उनके बारे में मेरे से ज्यादा, भले ही मेरे पति जो है वो मेरी रग रग में बसे हुए हैं, मेरी हड्डियों में तक समाये हुए हैं, मेरे पूरा जो जीवन है वो उन्हीं की बदौलत है, लेकिन फिर भी मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, शायद मुझसे ज्यादा जानती है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? देखिए क्यों कहा, क्योंकि जो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा थी वो जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत ज्यादा प्रेम था। जो लॉरेंस थे वो भी एक मशहूर पक्षी वैज्ञानी थे और उनको गौरैया से बहुत ज्यादा प्रेम था और वो अपना ज्यादातर समय पक्षियों के साथ बिताते थे और उन्होंने अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताया था
और गौरैया भी उनके अंतरंग, गौरैया भी उनके साथ जैसे उनका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बिल्कुल इस तरह का व्यवहार करती थी, यानी कि वो जहां भी जाते थे उनके साथ जाती थी। तो एक तरह से उनका पक्षी प्रेम यहाँ पर उद्घाटित होता है, यानी कि पता चलता है कि वो पक्षियों से कितना ज्यादा प्रेम करते थे, कितना ज्यादा समय वो पक्षियों के साथ बिताते थे कि उनकी जो पत्नी है वो कह रही है कि जो गौरैया मेरे छत की है वो उनके बारे में मुझसे ज्यादा बता सकती है। तो इसीलिए ये यहाँ पर कहा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नंबर 4 है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। क्योंकि देखिए लॉरेंस क्या थे, वो जो लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे और वो भी बनावटी जिंदगी से दूर प्रकृति में जीवन बिताते थे, यानी कि प्रकृति में रहना, पशु पक्षियों के साथ रहना और खुले वातावरण में रहना उन्हें बहुत पसंद था। वे प्रकृति से प्रेम करते थे और उनकी रक्षा के लिए वो चिंतित थे। और बिल्कुल ठीक इसी तरह सलीम अली भी प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति की देखभाल, पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों की देखभाल, पक्षियों के लिए वो चिंतित थे। तो इस तरह बिल्कुल उन्होंने एक उन्हीं की तरह प्रयास करते हुए एक साधा और सरल जीवन वो जीते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, जैसे लॉरेंस ने नैसर्गिक जिंदगी जी थी तो उसी का प्रतिरूप यानी कि उसी का बिल्कुल उसी उन्हीं की तरह बन गए थे। अगला है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो ये बात यहाँ पर मृत्यु के सच के बारे में बताया गया है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि उसको कोई भी फिर वापस नहीं ला सकता। जो इंसान है अगर जिसका प्रभाव क्या होता है, जिसके प्रभाव से लोग सांसारिक मोह से दूर हो जाते हैं, एक चीर निंद्रा में चले जाते हैं, एक फिर उसकी वो सारी चीजें, वो सारी हरकतें जो वो जब वो जिंदा था तब करता था, यानी कि उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। तो यही स्थिति है कि किसी भी तरह से, यानी कि कोई इंसान कुछ भी कर ले, वो सब कुछ भी अपना अगर लुटा दे तो तब भी वो उस इंसान को पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकता। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो सालिम अली जी के बारे में यहाँ पर बताया, तो उन्होंने कहा है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में वो एक छोटा टापू नहीं बने थे, वो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो देखिए एक टापू जो होता है वो छोटा सा भूभाग होता है, यानी कि टापू किसे कहते हैं कि पानी के बीचों बीच एक छोटा सा भूभाग, लेकिन सागर जो है वो बहुत ही ज्यादा विशाल और विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सालिम अली भी बिल्कुल इसी तरह थे, यानी कि वो पक्षियों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेकर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे कि उन्हें थोड़ा बहुत चीजें पता चल गई और वो उसी में संतुष्ट हो गए, बल्कि वो पक्षियों के बारे में और प्रकृति के बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और वो उन्होंने किया। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक बने। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च प्रकृति के प्रति किए, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने पक्षियों के लिए किए। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्यारी पंक्ति उनके लिए लिखी गई है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ पर 3 प्रश्न और आपके इस पाठ से दिए गए हैं, बाकी के प्रश्न हमने कर लिए हैं। यहाँ पर इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली आपको बतानी है और अगला आपको जो सलीम अली का व्यक्तित्व चित्र जो खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखना है। सामने सपनों की जो याद शीर्षक है उसकी सार्थकता को प्रकट करना है। तो ये तीनों प्रश्न बच्चों ये आपके लिए है। बिल्कुल आपने चैप्टर पढ़ लिया है
प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं, चैप्टर का रिवीजन भी हमारा प्रश्नोत्तर के साथ हो गया है। तो आशा करती हूँ कि अब ये प्रश्न आप स्वयं से कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा पाठ है, इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो आप चैप्टर को दोबारा पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, जावेर हुसैन जी द्वारा लिखा गया सांवले सपनों की याद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। पाठ बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग है। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे करने का प्रयास करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।